Hello dear students. I welcome all of you in this present lecture. अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज को कम्प्लीटली पूरी तरीके से उसे हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे और एक छोटा सा मतलब पहले भी मैं एक इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा देख चुका हूँ कि लाइसोसोम एग्जैक्टली क्या होता है। ये एक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है जिसके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने जो नाम लिया था वहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड थे वो एक सबसे पहला आप मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडीज, तीसरा लाइसोसोम जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और चौथा जो था वो था वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस करते हैं, इसकी वजह से इनको हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखते हैं। तो आपके सुविधा के लिए ऐसे मैं लिखता था तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था वीडियो में, तो इसकी वजह से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे दिए और मैं उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपका टाइम थोड़ा सेव होगा। लिखने में जो समय वीडियो में यूटिलाइज होता था वो आगे अभी नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है लाइसोसोम और इस लाइसोसोम को जो साइंटिस्ट जो बताने वाले थे हिज नेम वाज क्रिश्चियन डेड्यूक, जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया। he discovered first he discovered firstly इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था लाइसोसोम को और इन्होंने बताया था कि भाई लाइसोसोम भी कुछ ऐसी एक चीज होती है, एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके कुछ अलग अलग फंक्शंस हैं। और ये जो लाइसोसोम होता है इट इज basically a kind of small vesicle. It is basically a kind of small vesicles bounded by a single membrane, or you can say it as unit membrane, bounded by single membrane or unit membrane, and it also consists of some very important hydrolytic enzymes. मतलब ये क्या है कि एक मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, इट इज अ काइंड ऑफ स्मॉल वेसिकल्स। ओके, मान लीजिए कि ये लाइसोसोम है तो ये स्मॉल वेसिकल है और इसका ये इट इज गार्डेड बाय अ मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर है मान लेते हैं कि ये लाइसोसोम है और इसके अंदर कई डिफरेंट तरह के अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 the number of enzymes may vary from different types of books। अलग-अलग जितने तरह के आप रेफरेंस बुक यूज करेंगे उतना ज्यादा शायद ये वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अगर एक रेंज में ले तो 40 to 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोले तो जो हाइड्रोलाइसिस करेगा, जो ब्रेक डाउन करेगा, जिसका फंक्शन है चीजों को डाइजेस्ट कर देना। ठीक है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ड्यू टू दैट आल्सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग। इसे हम लाइसोसोम का एक दूसरा नाम सुसाइड बैग भी है। अब ये क्यों है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आफ्टर दैट the enzymes which is present inside the lysosome, they are basically a kind of acid hydrolases. They are basically a kind of acid hydrolases. And why they are called as acid hydrolases? Because they generally functions at low pH, जिसे हम कह सकते हैं that is in acidic environment। acidic environment अगर इसे मिलता है इन acid hydrolases को, इन enzymes को, then only they can function। and the types of some examples I have written here: proteases, phosphatase, sulfatase, nuclease, glycosidase, lipases. These are some kind of acid hydrolases which is present inside the lysosome, जो कि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी हमने बात करी कि ये जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही फंक्शन करेंगे। मींस व्हाट, this is suppose that this is what the lysosome and this is the outer। ये लाइसोसोम एक मान लेते हैं कि एक ऐसा सेल के अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है, ये एक सेल है जिसके अंदर ये लाइसोसोम प्रेजेंट है। ओके, तो दिस इज द आउटसाइड, या हम कह सकते हैं आउटसाइड लिखते हैं पहले, ये आउटसाइड है लाइसोसोम का, और दिस इज व्हाट द इनसाइड, दिस इज व्हाट द इनसाइड, और ये जो आउटसाइड है, आउटसाइड इज नथिंग बट व्हाट इज, इट इज साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्मिक रीजन में एंजाइम्स तो प्रेजेंट है नहीं, साइटोप्लाज्म में ये लाइसोसोम प्रेजेंट है, और इस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, और ये एंजाइम्स तभी फंक्शन करेंगे जब एसिडिक एनवायरनमेंट होगी, मतलब पीएच लेस देन 7 होगा। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, दिस मेम्ब्रेन जनरली टेक्स a high concentration of H plus ions. It takes a high concentration of H plus ions, a maximum, and due to that H plus ion, the pH inside the lysosome gets decreased. Due to the entry or high concentration of H plus ion, the pH inside the lysosome gets decreased, and when the pH decreases inside the, when the pH decreases inside the lysosome, then this acid hydrolases like protease, phosphatase, sulfatase, nuclease, these can function, right? तो इसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि ये एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी फंक्शन करेगा। इट आल्सो फंक्शंस इन इंट्रासेलुलर, बेसिकली इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी करता है इन सम हाउ केसेस, और वेरी रेयरली ये एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी करता है, बट जनरली दे परफॉर्म इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ओके, नाउ the next very important point, this one, ये जो लाइसोसोम है इनकी फॉर्मेशंस होते कैसे हैं, ये कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज गोल्गी बॉडीज। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज के जॉइंट फंक्शनिंग की वजह से ये फॉर्म करते हैं, एंड दे परफॉर्म, दे जनरली शोज polymorphism. They generally shows polymorphism means what? What is the meaning of polymorphism? They have more than one morphology, more than one morphology, एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं। जैसे इसके बेसिस पे हम इस लाइसोसोम को और आगे 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो जो डिवीजन होगा उसका बेसिस क्या होगा भाई, तो उनकी मॉर्फोलॉजी और उनका फंक्शन। मॉर्फोलॉजी और फंक्शन के बेसिस पे लाइसोसोम को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा। बिफोर दैट मैंने जो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इट इज फॉर्म्ड बाय द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। तो वो कैसे फॉर्म होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गोल्गी बॉडीज का ऐसा क्या फंक्शन होता है, वो ऐसा क्या काम करते हैं जिसके बाद ये लाइसोसोम के फॉर्मेशंस हो जाते हैं। इसके लिए मैं फिर से एक सेल बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ सेल, ये एक तरह का सेल है। यहाँ पे न्यूक्लियस में बनाता हूँ, न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे मान लीजिए दिस इज व्हाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ये पूरा साइटोप्लाज्मिक रीजन तक प्रेजेंट होता है, लेकिन मैं ये ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए वेसिकल्स पिंच्ड ऑफ हुए हैं, राइट। तो जैसा समझिएगा कि ये जो पार्ट है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे जनरली फॉर्म्स व्हाट, प्रोटीन। ये क्या फॉर्म करेंगे, दे फॉर्म्स प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इनसाइड द वेसिकल्स। ये वेसिकल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। नाउ यहां से ये जो वेसिकल है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये ऐसा आगे बढ़ेगा, और ये वेसिकल जो है इट फर्दर गेट्स फ्यूज्ड विथ सपोज दैट दिस इज व्हाट द गोल्गी बॉडीज। ये क्या है, गोल्गी बॉडीज है, इसके साथ ये फ्यूज करेगा, ठीक है। और फ्यूज करने के बाद ये जो फेस होता है दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सिस फेस, जो हम सभी जानते हैं, एंड दिस फेस इज कॉल्ड एज ट्रांस फेस, सिस फेस एंड
ट्रांसफेस। तो सिस फेज जिसको हम फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, तो यहां से ये जो प्रोटीन्स यहां जो प्रेजेंट हैं, ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, उसका एक प्रोसेसिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन किसने किया, फॉर्मेशन किसने किया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया। और फाइनली जब ये प्रोटीन प्रोसेस होकर के इस रूट के थ्रू प्रोसेस होकर के जब ये बाहर आता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये पिंच्ड ऑफ हुए हैं, और यहाँ पे मान लीजिए अब ये जो इसके अंदर जो है, ये जो मैंने डार्क कर दिया, जैसे ऐसा मान लीजिए लाइक दैट, कलर में डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ ब्लैक कर देते हैं, और यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। तो ये जो अब इसके अंदर अब ये जो स्ट्रक्चर है, जो डॉटेड पार्ट मैंने वहां पे इंडिकेट किया है, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रोटीन, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रोटीन, दिस इज व्हाट, अ काइंड ऑफ एंजाइम। एंड अब जब ये जो वेसिकल्स यहां से पिंच्ड ऑफ होंगे, दिस वेसिकल्स आर जनरली हैविंग some hydrolyzing enzyme, the hydrolytic enzymes, and this is what further called as lysosome. So that's why I have written here, the formation of lysosome is done by the joint activity of endoplasmic reticulum as well as Golgi bodies. So in the formation of that structure, जिससे further हम कह सकते हैं कि भाई ये मान लीजिए अब ये लाइसोसोम है, जिसके पास जो अंदर में जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए कि ये एंजाइम है, दिस इज व्हाट, एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम है। तो अब ये जो एंजाइम है, these enzymes are like a acid hydrolysis. सपोज दैट कि ये सारे जो एंजाइम्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये एक मेम्ब्रेन, एक यूनिट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन की बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लाइसोसोम कहेंगे। तो अब इस लाइसोसोम में कई तरह के चार टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस इज व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको आप देख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, present in plants and animals, both, दोनों के कैसे प्रेजेंट होगा, बट इट इज एब्सेंट इन आरबीसी। एक आरबीसी के केस में ये एब्सेंट होता है, और इनके कई तरह के फंक्शंस होते हैं, ये सम टाइप ऑफ स्टोरेज फंक्शन कर सकता है। तो इनकी मॉर्फोलॉजी और इनके फंक्शनिंग के बेसिस पे हम लाइसोसोम को फर्दर चार टाइप्स में डिवाइड करेंगे, जो कि होगा प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, लाइक दैट ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो इनकी जो कैटेगरी होगी वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ तो बच्चों, now we are going with the types of lysosome, and there are generally four types of lysosome. The one is called as primary lysosome, the second one is called as secondary lysosome, third is what called as tertiary lysosome, इनका एक और नाम है, और it can be also called as residual bodies, it can be also called as residual bodies. And the fourth one is autolysosome or autophagic vacuoles, and that classification is done on the basis of morphology and functions and their functions. तो पहला ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, व्हाट इज दैट प्राइमरी लाइसोसोम, ये है क्या एग्जैक्टली, किसे कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम? तो वैसे लाइसोसोम जो डायरेक्ट गोल्गी बॉडीज से फॉर्म हुआ हो, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडीज। मतलब ये मान लीजिए गोल्गी बॉडीज है, ओके, दिस इज व्हाट द गोल्गी बॉडीज। सो हियर इज द सिस फेस and now here is the trans phase। तो जो वेसिकल्स यहाँ से pinched off होता है containing the hydrolytic enzyme, that is what called as the primary lysosome। और इनके पास जो enzymes present होंगे,
इनके पास जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे दे आर जनरली नॉट वेरी एक्टिव इन नेचर, सो द एंजाइम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम इज जनरली inactive enzymes. Now coming to the secondary lysosome, they are formed by the fusion of phagosome and the lysosome. What is that phagosome? A structure containing food, ये इनके साथ फ्यूज करता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है यहाँ पे, सपोज दैट ये कोई एक स्ट्रक्चर है, फैगोसोम है, ये फैगोसोम आके फ्यूज हुआ है लाइसोसोम से, तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, सपोज दैट जो इसका रिजल्टेंट है मान लीजिए ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। और ये फैगोसोम के पास क्या होता है भाई, इट कंसिस्ट ऑफ फूड, और इनके पास क्या है भाई, इनके पास है एंजाइम। तो ये है लाइसोसोम, ये है लाइसोसोम, दिस इज व्हाट द लाइसोसोम, एंड दिस इज द फैगोसोम। तो फैगोसोम लाइसोसोम से जुड़ गया है तो एक नया स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम्स हैं इस फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देंगे, और जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा, जो डाइजेस्टेड पार्ट होगा यहां से सेल से बाहर निकल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है सेकेंडरी लाइसोसोम से, ये जो डाइजेस्टेड फूड है यहां पे बाहर आ जाएगा। डाइजेस्टेड फूड कम्स into the cytoplasm, इसके चारों तरफ क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है, मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ जो डाइजेस्टेड फूड है ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसा बाहर आ गया। तो इनके अंदर बचा क्या, इनके अंदर बचा तो सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड बचा। Okay, that's why here I have written it contains undigested food, क्योंकि जो फूड का डाइजेशन हुआ है, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुआ है आफ्टर दैट स्ट्रक्चर, तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है सेकेंडरी लाइसोसोम के केस में। तो व्हेन फैगोसोम फ्यूजेस विद द लाइसोसोम दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। तो एक यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, दूसरा हम यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, मतलब दे आर मॉर्फोलॉजिकली नॉट सेम, दे आर वेरी डिसिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शनिंग द लाइसोसोम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज। The one is called as primary lysosome, the secondary lysosome, tertiary lysosome and autolysosome or autophagic lysosome. अब ये tertiary lysosome है क्या? What exactly is the tertiary lysosome? यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये सेल के अंदर ही ये जो भी घटना दुर्घटना जो भी हो रहा है वो एक सेल के अंदर ही हो रहा है ना, सेल के अंदर चल रहा है ये सारी चीजें। तो बाद में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो कुछ वेस्ट है, सम काइंड ऑफ वेस्ट है, मतलब यह हियर अकर्स एक्सोसाइटोसिस, ये टर्म याद रखिएगा। एक्सो मतलब बाहर, सेल से बाहर फेंकने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, द रिलीजिंग आउट और रिमूविंग आउट द मटेरियल्स और द वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड द सेल इज व्हाट कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ये वेस्ट है, मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये डाइजेस्टेड पार्ट था, इसे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसे मैं कहूंगा कि भाई ये वेस्ट है, ठीक है। अब हमें टर्शियरी लाइसोसोम के बारे में समझना है, ये रेसिड्यूअल बॉडीज के बारे में समझना है। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा है कि भाई ये लाइसोसोम है और इसके अंदर कुछ वेस्ट प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये बाहर मूव करेगा, ये आगे की तरफ आएगा और यहाँ पे लाइसोसोम के द सेल मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज करेगा। हियर अकर्स द मेम्ब्रेनल फ्यूजन by the
विद द टर्शियरी लाइसोसोम। और जब ये फ्यूज करेगा तो यहाँ से सारे कंटेंट को बाहर की तरफ रिलीज कर देगा आउटसाइड द सेल। दिस इज व्हाट द आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर इसको रिलीज कर देगा। दैट्स व्हाई they generally called as it contains undigested food only। जो वेस्ट इसको आप रिलीज कर देना चाहते हैं, जिससे आप रिमूव कर देना चाहते हैं, उसे हम कहेंगे tertiary lysosome। And now the autolysosome and autophagic vacuoles किसे कहेंगे? They are formed when the structure the autolysosome gets formed। कब फॉर्म होगा? सपोज दैट कि ये कोई एक सेल है जो कि थोड़ा डैमेज हो गया है, कुछ इसमें परेशानी हुई है, कुछ मैकेनिकल इंजरी हुई है, कोई भी रीजन हुआ है, ठीक है, और इसके जैसे ही ये डैमेज हुआ तो जो लाइसोसोम्स हैं जिनके पास फैगोसाइटोसिस की भी एक कैपेसिटी है उनके पास, उनको जब मैसेज मिलेगा तो इसको ये चारों तरफ से घेर लेंगे, कंप्लीट चारों तरफ से। दीज ऑल आर व्हाट? लाइसोसोम, ठीक है। और ये जो अंदर में जो ये ब्लैक कलर से जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट द डैमेज्ड सेल। ये क्या होगा? ये होगा डैमेज्ड सेल है। तो वैसा सेल जो डैमेज हो चुका है उसको चारों तरफ से जब लाइसोसोम उसको राउंड अप कर लेगा, जो घेर लेगा, तब अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे ऑटोलाइसोसोम, व्हिच परफॉर्म्स ऑटोफैजी और ऑटोलाइसिस भी कहते हैं। खुद को ये कंप्लीटली इस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा चारों तरफ से घेर करके। They are formed by the fusion of primary lysosome around damaged or worn out cells। जब डैमेज्ड सेल को चारों तरफ से लाइसोसोम जब घेर लेगा, जब उनको कंप्लीटली राउंड अप कर लेगा, तब जाकर के उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ऑटोलाइसोसोम। तो अभी तक हमने प्राइमरी लाइसोसोम को देखा, सेकेंडरी लाइसोसोम को देखा, टर्शियरी लाइसोसोम को देखा जिसे रेसिडुअल बॉडीज भी कहते हैं, एंड द लास्ट इज व्हाट? द ऑटोलाइसोसोम्स, और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। सब में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, उनकी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है। जब हम बात करेंगे प्राइमरी लाइसोसोम की, तो जो डायरेक्ट गोल्गी बॉडी से टूट के बाहर आ गया है, पिंच्ड ऑफ वो वेसिकल्स जो पिंच्ड ऑफ हो चुके हैं, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम। जब लाइसोसोम फैगोसोम से जुड़ जाएगा, मिल जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, तब उसे हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। टर्शियरी लाइसोसोम जो कि सिर्फ अनडाइजेस्टेड पार्ट ही वो अपने पास रखेगा, बाकी उसके पास कुछ रहता नहीं है, और वो फंक्शन करेगा कि भाई जो चीजें जो वेस्ट हैं उसको बाहर भी निकाल दिया जाए सेल से बाहर, तो वो जनरली उसे कहेंगे टर्शियरी लाइसोसोम। और जो ऑटोलाइसोसोम और ऑटोफैजिक लाइसोसोम्स हैं, ये लाइसोसोम क्या होंगे भाई? दीज लाइसोसोम्स आर जनरली दोज they form those kind of structure when a damaged cell, जब भी कोई एक सेल डैमेज हो जाएगा, गेट सराउंडेड बाय द various number of lysosomes, then the formed structure is what called as, ये जो structure form हुआ है is what called as, it is what called as the autophagic vacuoles और autolysosome। so अब इसी वीडियो में आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम, की लाइसोसोम क्या क्या फंक्शंस करते हैं। हाँ तो बच्चों, नाउ वी आर डीलिंग विद द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। द वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन हियर इज द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन by the help of hydrolytic enzymes। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मदद से वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर सकते हैं, एंड जनरली दे गो फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बट रेयरली इन सम केसेस they may also perform extracellular digestion। now how they are going to perform the extracellular digestion, ये मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। suppose that this is what the lysosome, और यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल स्ट्रक्चर है जिसको डाइजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो फर्दर they do what they, as you all know that they are having hydrolytic enzyme inside the structure, inside the
plasmic region of the lysosome. So this simply releases out their enzymes. They simply releases out their enzymes uh, towards those undigested materials जो कि सेल से बाहर प्रेजेंट हैं. तो इवन एक सेल से बाहर या दो सेल्स के बीच में या इनसाइड द जब ये मान लीजिए ये लाइसोसोम है तो वो मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगा आकर के प्लासेंटा ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल से वो फ्यूज करेगा और अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज करेगा. जब वो एंजाइम्स को बाहर रिलीज करेगा तो वहां पे इन दो सेल्स के एक सेल्स के बाहर, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये समझ लीजिए कि दिस इज व्हाट द सेल. अब ये सेल से बाहर इसे रिलीज करेगा. तो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज व्हाट कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन. तो ये यहां से लाइसोसोम यहां पे आएंगे, मेम्ब्रेन से इनका फ्यूजन होगा. फ्यूज करने के बाद ये अपने एंजाइम्स को एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में, दिस इज व्हाट द सराउंडिंग और आउटसाइड द सेल, अपने सराउंडिंग रीजन में इसे एंजाइम्स को अपने एंजाइम्स को वो रिलीज करेंगे और इनका वो डाइजेशन करेंगे. So this is also performed the lysosome in a very rare condition. बहुत रेयर कंडीशन में extracellular digestion होता है. Now they also functions in part of defense mechanism. किसी बॉडी की इम्यूनिटी में भी इनका एक रोल होता है. They generally perform very important functions in case of defense mechanism as well. They also breaks the aged or dead part. जो हमने देखा autophagic vacuoles अभी या ऑटो लाइसोसोम जो हमने एक कैटेगरी अभी देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि कोई अगर मान लीजिए ये डैमेज्ड सेल है, सपोज दैट दिस इज व्हाट द डैमेज्ड सेल, तो अगर इसके चारों तरफ ये लाइसोसोम आकर के इसको से घेर लेता है, इसको सराउंड कर लेता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स. So this is what one of the function, a very important function done by the lysosome. Further, they also favors the cell division. ये सुन के आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा कि भाई ये लाइसोसोम सेल डिवीजन को कैसा सपोर्ट कर सकता है. तो सेल डिवीजन को भी ये सपोर्ट करता है. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं सेल डिवीजन में जो कि वो सेल डिवीजन को बढ़ने नहीं देते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं. सेल डिवीजन को वो इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो कंटिन्यू नहीं होने देते हैं. तो वैसे मटेरियल्स को, वैसे फैक्टर्स को ये लाइसोसोम क्या करता है, उसको ओवरकम कर लेता है, उसको वो वहां से रिमूव कर देता है. सो दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन or it may favor or supports the cell division by overcoming those agents which can cause repression of the cell division. जो cell division को repress करने की कोशिश करे या उसे बढ़ने नहीं दे, वैसे फैक्टर्स को, वैसे एजेंट को ये ओवरकम कर लेगा. सो नाउ वी आर डन विद द लाइसोसोम. लाइसोसोम में हमने उनके टाइप्स को देख लिया. ये क्या है भाई, तो ये एक तरह का यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो वेसिकल से फॉर्म होता है. इसके कई मॉर्फोलॉजी होते हैं. इनके मेटामॉर्फोसिस भी इसके पास प्रेजेंट होता है. मेटामॉर्फोसिस बोले तो हैविंग मोर देन वन मॉर्फोलॉजी, जो हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑटोफेजिक, लाइसोसोम, डिसॉल्व, जो भी हमने देखा उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस के बेसिस पे ही हमने लाइसोसोम को 4 कैटेगरी बनाई थी. ठीक है. फिर से पढ़ने के बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके आगे भी काम में आता रहेगा. जब हम क्लास 12th में इंटर करेंगे तब भी हमारे साथ ये लाइसोसोम साथ में रहेगा. हाँ तो बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या है, इसमें हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के केस में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके केस में वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है. ठीक है. present in both plants and animals. Okay, but in case of plants they occupy
approximately 90% of the of cytoplasmic region of cytoplasmic region. ओके मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनके केस में ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, लेकिन एनिमल्स के केस में ये छोटे होते हैं और वो कई जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे दे कैन प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एज वेल, वो प्रोटिस्टा में हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स लोअर एनिमल्स में हो सकते हैं, हायर एनिमल्स में हो सकते हैं, लेकिन जहां भी जैसे जैसे स्पेशीज की डाइवर्सिटी के अंदर जब हम वैक्यूल्स की बात करेंगे तो वहां पे वैक्यूल्स की भी डाइवर्सिटी होगी। तो यहाँ पे ये वैक्यूल्स क्या है भाई, दे आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये सेल हम बनाते हैं, सपोज दैट दिस इज व्हाट द सेल, ओके, और ये मान लीजिए कि वैक्यूल्स है, तो ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन जो है इज व्हाट कॉल्ड एज, ये सब इसको क्या कहेंगे हम, साइटोप्लाज्म कहेंगे, लेकिन इसके अंदर का जो स्पेस है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज नॉन साइटोप्लाज्मिक रीजन, इट इज व्हाट कॉल्ड एज नॉन साइटोप्लाज्मिक region, and this is what called as the cytoplasmic region. Okay, so they are non-cytoplasmic area present in the cytoplasm, they are present in cytoplasm but they are not cytoplasmic region, they are non-cytoplasmic region, and they are also bounded with a unit membrane, a membrane is bounded, simply guards the vacuole structure, so that particular structure is what called as tonoplast. टोनोप्लास्ट, ये जो मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल्स का उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके कई टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट acquired by the food vacuoles and their function, on the basis of contains and functions done by the food by the vacuoles. So they are categorized into four main types. The one is called as sap vacuoles, the contractile vacuoles, food vacuoles and air vacuoles. जहां से देखिएगा टर्म से ही समझिएगा, कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, टर्म पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे मेन टर्म है सैप वैक्यूल्स। सैप जब हमारे नॉलेज में कभी भी आता है, जब भी सुनने को आता है, तो हम वहां पे समझते हैं कि भाई ये एक लिक्विड की बात हो रही है, किसी ना किसी तरह की लिक्विड होगी। तो ये क्या होता है, दीज वैक्यूल्स आर लिक्विड फिल्ड, वो किस चीज से भरा होता है, लिक्विड से भरा होता है, एंड दे आर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स विच इज formed by the fusion of many more number of small vacuoles. Means what, when small molecules get fused together, when a large number of small vacuoles gets fused together, they further form a centrally located large vacuole, centrally located large vacuole। और इस वैक्यूल का एक फंक्शन ये रहता है कि ये एक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इट प्रोवाइड्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड द आउटसाइड एनवायरनमेंट। सपोज दैट दिस इज व्हाट द सेल, here is the vacuole, this is what the sap vacuole, we are discussing now the sap vacuole, so this is what the sap vacuoles, and we know that this particular vacuole is going to provide the function as exchange, they facilitate exchange of material occurs between, what are the chances, the exchange of materials can occur between the surrounding to the cell and cell to the surrounding, okay, so they facilitate exchange between surrounding and cytoplasm, this is what the cytoplasmic region और surrounding region के बीच में exchange प्रोवाइड करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट में भी फंक्शन करेगा। द नेक्स्ट फंक्शन बिटवीन द सैप ऑफ द सैप वैक्यूल्स, कि ये जो वैक्यूल्स हैं ये मिनरल सॉल्ट्स को स्टोर करेंगे, दे कैन स्टोर सक्रोज, मतलब दे कैन एक्ट एज रिजर्व,
रिजर्व स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरेज, ये एक तरह से गोडाउन का काम करेगा, चीजों को स्टोर करेगा, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करेगा। एंड दे मे स्टोर द सक्रोज, दे मे स्टोर द मिनरल सॉल्ट्स, दे मे स्टोर वाटर सोल्युबल पिगमेंट्स एज वेल, वैसे पिगमेंट्स जो कि वाटर में सोल्युबल होंगे उनको भी वो स्टोर करेगा। नेक्स्ट वाज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दिस इज व्हाट प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोटिस्टेंस एंड एल्गी, ये एल्गी और प्रोटिस्टा के केस में प्रेजेंट होगा। एंड दे जनरली फंक्शंस इन osmoregulation, they generally functions in osmoregulation and excretion. Now what is that osmoregulation? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के केस में जो वाटर, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जो सॉल्ट्स होंगे, वाटर होंगे, उनके कंसंट्रेशन को मेंटेन करना इज व्हाट कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना, रेगुलेशन ऑफ osmotic pressure, regulation of osmotic pressure is what called as osmoregulation. And excretion simply means removal of or discharge of the waste materials. So this is what the function of contractile vacuoles. The next one is what the food vacuole. Now focus on that term food. So they are present in, why they are called as food vacuole we will discuss later. They are generally present in case of protozoans and lower animals, as well as in the phagocytic cells of the higher animal, in the phagocytic cells of or the phagocytes of higher animal. How they are formed? हमने लाइसोसोम में भी देखा था कि फैगोसोम फ्यूज कर रहा था लाइसोसोम से, फैगोसोम gets fused with the lysosome. So these food vacuoles further formed by the fusion of phagosome and lysosome. मतलब जब फैगोसोम और लाइसोसोम फ्यूज करेंगे तो वहां पे भी हमने देखा था कि भाई ये एक तरह से डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, और जब लाइसोसोम है मतलब उसके पास एंजाइम प्रेजेंट है, और एंजाइम है और फैगोसोम है मतलब फूड है, तो वो जब दोनों फ्यूज करेंगे तो वहां पे डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल होगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। सो दे जनरली दे फंक्शंस इन द न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन, दे फंक्शंस इन द न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ये फंक्शन करेंगे। द नेक्स्ट वन इज व्हाट द एयर वैक्यूल्स। यहाँ पे देखिए एयर है, मतलब दे आर एयर फिल्ड, दे आर व्हाट, दे आर एयर फिल्ड, दे आर एयर फिल्ड। अब आप सोचिए कि अगर किसी चीज में हवा भरा है तो वो कैसा फंक्शन करेगा। तो पहले मैं बता दूं कि ये कहां प्रेजेंट होंगे भाई, दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे, पल्पर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके केस में ये प्रेजेंट होंगे। दे आर प्रेजेंट इन blue green algae is what called as cyanobacteria. So they are present in photosynthetic bacteria, purple bacteria, etc. I'm lack of space, so they are generally present in case of प्रोकैरियोट्स। अब ये क्या करेंगे, ये एयर फील्ड है, मतलब जब वो एयर फील्ड है तो दे मेंटेन, दे प्रोवाइड्स और दे मेंटेन बायंसी, मतलब वो ऑर्गेनिज्म को डूबने नहीं देंगे, वो उसको फ्लोट करने में, सरफेस में फ्लोट करने में हेल्प करेंगे, मतलब ये एक्वेटिक लाइफ में प्रेजेंट होगा। And they also protects the cell from the harmful radiation. They also protects the cell from harmful radiation. So this is all about the vacuoles. Vacuoles उनके वो नॉन साइटोप्लाज्मिक रीजन है, साइटोप्लाज्म के अंदर टोनोप्लास्ट, they are guarded by the membrane called as tonoplast. They are categorized into four types on the basis of their contents and the functions. The one is what called as sap vacuoles, second contractile vacuoles, third food vacuoles, and fourth air vacuoles. So now we are done with the all sets of or all cell organelles of endomembrane system, right?
तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।